Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So today we are going to start the next chapter, that is chapter number 4, determinants. The topic which you can see on your screens, topic name is determinants. Everyone has noted down the topic name. Okay, algebraic portion का इस बुक का लास्ट टॉपिक है, ओवरऑल इस बुक का सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और अगर सिंपलिसिटी की बात करी जाए तो जो सिंपल टॉपिक्स हैं उसमें भी सबसे लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ से इस टॉपिक के बाद से आगे के टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल कर दो या थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े से लेंथी कह दो, ठीक है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स चल रहे हैं फटाफट हमको पता भी नहीं चला, हमने 3 चैप्टर्स कर डाले तो उसका एक लास्ट सीरीज का एक लास्ट है, ये भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आगे के टॉपिक्स थोड़े से लेंथी रहेंगे। ओके, वैसे एक अलजेब्रिक पोर्शन में एक चैप्टर और बचता है सेकंड बुक में, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वी विल सी कि वेदर इट इज ओमिटेड और नॉट, अदरवाइज नहीं है तो फिर वो अलजेब्रा का एक टॉपिक और सेकंड बुक में भी बचता है, ठीक है। टोटल इन ऑल हमको 3 टॉपिक्स हैं अलजेब्रा में। पहला था मैट्रिसेस, दूसरा डिटरमिनेंट्स, तीसरा एलपीपी, जिसमें से मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चल रहा है अभी यहाँ पे और एलपीपी वहां सीखना है। ऑल्सो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, both of these topics, matrices and determinants, both of these topics can go only hand in hand. hand in hand मतलब साथ में चलेंगे, जब जब मैट्रिसेस की बात होगी तब तब इसकी बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, सो इन शॉर्ट एक सिंगल लाइन में खत्म करें, व्हाट इज अ डिटरमिनेंट। तो a number representing a matrix, a number representing a matrix, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर कौन होता है? डिटरमिनेंट होता है। कौन होता है? डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। अब तक अपन एक मैट्रिक्स सीख रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 7 8 9 2 3 5 6 1। मैंने कहा इतना सारा डेटा है, मुझे तो एक सिंगल नंबर बताओ जो इस पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। इस पूरी क्लास का मॉनिटर हो, एक सिंगल नंबर बताओ, एक सिंगल नंबर बताओ जो इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, तो वो सिंगल नंबर इसका क्या कहलाया जाएगा? डिटरमिनेंट कहलाया जाएगा। समझ आया? इन शॉर्ट बात करें, और ये डिटरमिनेंट ओनली एंड ओनली एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब मैंने कहा एक मैट्रिक्स बनाई और मैंने कहा एक नंबर बताओ जो उसको रिप्रेजेंट करता हो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक वेदर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट। अगर इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो आप कहोगे साहब ऐसा नंबर बताया ही नहीं जा सकता जो इसको रिप्रेजेंट करे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हाँ बताया जा सकता है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है? ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से ऑर्डर की हमने जनरली अभी तक सीखी है? 1 by 1 सीखी है, 2 by 2 सीखी है, 3 by 3 सीखी है, 4 by 4 हमने अभी मैट्रिसेस चैप्टर में भी नहीं सीखी या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया। तो डिटरमिनेंट भी इस साल अपने को बस इन 3 टाइप की मैट्रिसेस का ही निकालना है, 1 by 1 का, 2 by 2 का एंड मैक्सिमम 3 by 3 का। बड़ा क्वेश्चन आता है तो 3 by 3 का, अदरवाइज 1 by 1 एंड 2 by 2 के क्वेश्चंस जो छोटे एक नंबर के क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। यहाँ तक डाउट क्लियर है? ओके, अब इसको लिखते कैसे हैं और निकालते कैसे हैं? होता क्या है, एक सिंगल नंबर जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करे एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको निकालते कैसे और डिनोट कैसे कराते हैं? तो इसको डिनोट कराने के लिए कुछ नोटेशंस हैं। पहला नोटेशन है DETA, DET ऑफ ए, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए। दूसरा नोटेशन है डेल्टा ए, ये भी एक नोटेशन है। और तीसरा और सबसे ज्यादा प्रचलित जो नोटेशन है जो हम जनरली सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और आपके बुक में भी ज्यादा वही रेकमेंडेड है, दैट इज बार्स के अंदर ए को रखो। बार्स डबल ब्रेसेस हैं, रेक्टेंगुलर ब्रेसेस जैसे अपन ऐसे बनाते थे, ऐसे ना बना के ऐसे बार्स बना दो। अब इन बार्स का मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग निकल के आता है, तो ये काफी कंफ्यूजन का काम है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी रियल नंबर को बार के अंदर लगाया तो उसका मतलब क्या है? मॉड्यूलस। क्या है इसका मतलब? मॉड्यूलस। अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में। अगर मैं बार्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लगा दूं 5 आयोटा तो उसका मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। उसका मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। आगे चल के वेक्टर सीखेंगे, वेक्टर में भी इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैट्रिक्स में इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? डिटरमिनेंट। तो एक ही पेपर में आपको बार्स जगह जगह नजर आएंगे, क्योंकि एक ही पेपर में मॉडुलस भी आ सकता है 12th क्लास के पेपर में, मैट्रिक्स भी आ सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं, वेक्टर्स भी आ सकते हैं सब कोर्स में आपके। तो आपको उन बार्स के अंदर क्या रखा हुआ है वो चेक करके उसका मीनिंग निकालना है। इसका मीनिंग अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चेंज हो रहा है। समझे क्या जो मैंने कहा? तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे कि ये बार्स के अंदर क्या रखा हुआ है। अगर एक मैट्रिक्स रखी हुई है तो उसका मतलब क्या है? डिटरमिनेंट है। ओके। अब जैसे सपोज करो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई और उसके बाद फिर अपन लिखना शुरू करते हैं और निकालना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4, 1 2 3, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बना सकते हैं। ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम अगर मैंने ए रख दिया तो इसके डिटरमिनेंट को मैं डिनोट कराऊंगा बार्स के अंदर ए। या पढ़ते कैसे हैं इसको? डिटरमिनेंट ए। कैसे पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट ए। अब इस मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कराएंगे? तो इसके जो ये रेक्टेंगुलर ब्रेसेस हैं ये बार्स में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है। उस मैट्रिक्स के जो रेक्टेंगुलर ब्रेसेस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बार्स में। और उसका जो नोटेशन है वो भी किस में चला जाएगा? बार्स में। यहां तक समझ आया? अब जितना समझाया पहले उसको लिख डालो और फिर अपन इसको निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलो राइट डाउन। ओके, द डिटरमिनेंट इज अ नंबर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो बच्चों, जब अपन मैट्रिक्स बनाते थे पिछले चैप्टर में तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती थी या एलिमेंट्स होते थे वो कैसे हो सकते थे? क्या क्या हो सकते थे? क्या क्या हो सकते थे? रियली फंक्शंस भी तो हो सकते थे। हाँ, नंबर्स की बात करें तो केवल रियल नंबर्स आते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर नहीं आते थे। याद है कि नहीं है? जैसे 1 2 3 और साइन थीटा, साइन एक्स। अब क्या क्या है अंदर? एंट्रीज चेक करो। रियल नंबर्स हैं या फिर रियल फंक्शंस हैं, या तो रियल नंबर्स या रियल फंक्शंस हैं। लेकिन जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट जो नंबर आएगा वो रियल भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। उसकी रियल आने की गारंटी नहीं है। अंदर तो रियल नंबर्स नहीं ही रहते थे, अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं रहते थे, बट डिटरमिनेंट कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। फिर हम निकालना सीखेंगे तब आप खुद कहोगे यहाँ से कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। ठीक है। सो डिटरमिनेंट इज ए नंबर, और वो नंबर या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है। विच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। विच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए से एसोसिएट। प्रियांशु फोन को कहीं प्लेस करो, नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो। या नॉट वॉचिंग ए मूवी, तो प्लेस करो एक जगह, आपकी सर वीडियो बहुत हिल रही है। लिख लिया और सर, लिख उसको लिया। लिखना शुरू करो फिर जो भी लिखाया जा रहा है लिख साथ के लिया। साथ। लिख लिया। विच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऐसे एलिमेंट फॉर्म में डिनोट कराते हैं ए आई जे। और अगर क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर m बाई n बाई m ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली कैसे बता दूंगा? ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 3, लाइक दिस। To act as a representative, to act as a representative of all the elements, अंदर रखे हुए सारे एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह ये एक्ट करता है। of all the elements of matrix है, of all the elements of matrix है। ओके, यहां तक हो गया नोट डाउन? अब इसको डिनोट कैसे कराते हैं? The determinant of a square matrix A is denoted by these notations. बार्स के अंदर A, बार्स के अंदर A, determinant A, delta A. These are the three notations from which this is the most commonly used notation.
दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नोटेशन बार्स के अंदर है. दिस इज द सेकंड नोटेशन, नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, बट हाँ यूज तो किया जा सकता है इसको भी. और लास्ट वाला डेल्टा है, इसको पता है ना, जैसे ट्रायंगल बनाते हैं इसको डेल्टा बोलते हैं. मैथ्स पीसीएम वालों को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ग्रीक लेटर्स, क्योंकि उनको तो पता रहता ही है. ठीक है, चले आगे. अब क्या सीखना है, निकालते कैसे और सीधा एक्सरसाइज उसके बाद. इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही आएगा. वैसे इसमें 5-6 एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि अलग अलग अभी अपन इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना भी डिटरमिनेंट की मदद से सीखेंगे. तो अलग अलग अब डिटरमिनेंट के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं. ये डिटरमिनेंट निकालना सीख गया, लेकिन ये काम कहाँ कहाँ आता है और इससे रिलेटेड इर्द गिर्द चीजें बहुत सारी. तो 6 में से आई थिंक एक एक्सरसाइज आपकी ओमिटेड है, एक्सरसाइज नंबर 2 पुरानी बुक में. और वही अगेन सबसे क्रूशियल थी, मतलब क्रूशियल चीजें तो ओमिटेड हो गई. तो आपके लिए बेनिफिट है वो. जाओगे. चलो नेक्स्ट देखो. अब एक एग्जांपल लिखो, उसके बाद फिर अपन निकालना सीखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ए एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो डिटरमिनेंट ए को कैसे कैसे लिखा जा सकता है. अभी निकालना नहीं सिखा रहे, लिखा कैसे जा सकता है. नोटेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ बदल के ऐसा बन जाता है. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ बदल के ऐसा बन जाता है, यानी कि बार्स के अंदर मैट्रिक्स का नाम या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रखे हुए हों, उसका सीधा सीधा मतलब है उसका डिटरमिनेंट. ओके, नाम रखा हुआ है तो भी इसका मतलब है डिटरमिनेंट, या मैट्रिक्स पूरी की पूरी अगर बार्स के अंदर रखी हुई है तो उसका मतलब है डिटरमिनेंट. तो यू कैन सी कितना डिफरेंस है. बस ये ब्रेसेस, ये जो कोने हैं इसका डिफरेंस है. अगर ये कोने लगा दें तब ये चीज 4 एलिमेंट से रिप्रेजेंट होगी. ये कोने हटा दें तो ये पूरी चीज जो है एक सिंगल नंबर है, जो भी निकालना सीखने वाले हैं एक सिंगल नंबर, एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, तो एक कोनों का ही फर्क है बस. चले नेक्स्ट. अब मैंने क्या कहा, 3 तरीके के मैट्रिसेस के अपने को डिटरमिनेंट निकालने सीखने. सल ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस सीखनी है और ऑर्डर 4 हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक है, अब कैसे सीखेंगे. सबसे पहले ऑर्डर 1 की बात करते हैं. हेडिंग डालो, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. अब ऑर्डर 1 में एक ही एलिमेंट पाया जाएगा, मानते हो आप. तो क्लास में बच्चा ही एक हो तो मॉनिटर भी वही बनेगा. सोच के देखो, डिटरमिनेंट क्या है, पूरी एलिमेंट्स का मॉनिटर. रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव समझते हो नहीं समझते हो, प्रतिनिधि. मान लो इंडिया और जापान के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है. अब इंडिया के सारे लोग 150 करोड़ लोग जाके थोड़ा ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे. कौन जाएगा, यहाँ का प्रधानमंत्री. ओके, तो प्रधानमंत्री सारे देशवासियों का एक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है. वैसे इन सारे एलिमेंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, उसको डिटरमिनेंट कहते हैं. अब देश में आदमी एक ही है तो वही जाएगा फिर साइन करने. समझे. सो अगर एलिमेंट ही एक ही है तो मॉनिटर भी वही बनेगा. सो अगर एक मैट्रिक्स 1 by 1 है, उसमें एक ही एलिमेंट है, तो फिर डिटरमिनेंट भी वही एलिमेंट होगा. डिटरमिनेंट भी वही एलिमेंट होगा. समझे. फॉर एग्जाम्पल अगर ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें एक ही एलिमेंट है 2, तो किसी ने कहा बताओ डिटरमिनेंट ए क्या है, आप कहोगे 2. डिटरमिनेंट ए क्या है, 2. वेरी इजी, 1 by 1 क्लियर. चलो अब 2 by 2, अब 2 by 2 से जो एक्चुअल कैलकुलेशन वर्क है वो शुरू होगा. 1 by 1 में तो क्या कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा कुछ भी. ओके, तो 2 by 2 से एक्चुअल कैलकुलेशन वर्क शुरू होगा. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, और समझना स्टार्ट करें. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. समझना भी स्टार्ट.
आइए देखो बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की बात कर रहे हैं अब अपन। अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, अगर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट्स होंगे, तो 4 जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, A11, A12, A21, A22, यस और नो। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर 2 है, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए इन 4 एलिमेंट्स के साथ कौन सा कैलकुलेशन वर्क करना है वो देखो। तो क्लास 10th में अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था, याद है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। मैंने कहा था आगे इससे रिलेटेड टॉपिक बनेगा, तो ये बन गया, याद है, कुछ ऐसा करते थे, वही करना है। ठीक है, अपने को हमेशा स्टार्ट करना है, इस चीज को पकड़ के रखो। अपने को किसको कहां से स्टार्ट करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। तो इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमेशा स्टार्ट होगा, एवरी टाइम वी विल स्टार्ट विद टॉप लेफ्ट कॉर्नर। वहां से डायगोनली आएंगे, फिर हॉरिजॉन्टली जाएंगे, फिर वापस डायगोनली जाएंगे। तो चारों एलिमेंट्स कवर हो गए। जब अपन डायगोनली जा रहे हैं तब मल्टीप्लाई होगा, जब अपन हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तब माइनस होगा, दैट्स इट। जब अपन डायगोनली जा रहे हैं तब मल्टीप्लाई होगा। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करो, डायगोनली जाओ, तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब A11 इंटू A22 कर दिया मैंने। फिर जब हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तब माइनस होगा, माइनस लगा दिया, वापस डायगोनली जाएंगे तो वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही डिटरमिनेंट ए है एक 2x2 मैट्रिक्स का। नोट हो गया, फॉर्मूला बन गया है, कैसे भी सीख लो। ठीक है, याद हो गया क्या, A11 मल्टीप्लाइड बाय A22 माइनस A21 मल्टीप्लाइड बाय A12। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ। A अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4, टेल मी व्हाट इज डिटरमिनेंट A। करो कैलकुलेट, व्हाट इज डिटरमिनेंट A। 1 into 4 4 minus 3 2 जा 6, 4 minus 6 minus 2 इसका डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट ए तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी आ सकता है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ सकता है, तो फिर तो मान लो कुछ भी आ ही पाएगा। ठीक है, डन। ओके, अंदर अगर फंक्शंस रखे हुए हैं तो ऑब्वियस बात है कि डिटरमिनेंट भी फंक्शन फॉर्म में आएगा। मान लो अंदर sin x cos x ऐसी चीज रखी हुई है तो डिटरमिनेंट है यहाँ पे वो भी एक फंक्शन फॉर्म में आएगा, रियल फंक्शन फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलें आगे। सो 2x2 क्लियर है, तो 3x3 पे चलें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहीं से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होगी। चलें 3x3 पे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें 9 एलिमेंट्स मिलेंगे, उसके साथ क्या करना है, वही है इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे, 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, सवाल ये है। शुरू करें, यहां तक नोट डाउन हो गया, यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे समझो चीज को और बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो चीज सिखाई जा रही है अब ये पूरी एक चैप्टर में कंटिन्यू होगी। शैल वी कंटिन्यू, सुनिए, एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के 9 नहीं, देखो तुम 6 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 6। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन 6 के 6 तरीकों से डिटरमिनेंट सेम निकलता है। 6 रास्ते हैं, ये आंसर तो सेम ही निकलेगा। अब 6 रास्ते कौन से हैं, या तो रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया जाता है, पहला तरीका, या रो 2 के अलोंग, या रो 3 के अलोंग। तो 3 तरीके तो रोज के हो गए, एंड ऑब्वियसली 3 तरीके किसके बनते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यानी पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन 6 में से ऑप्शन में कौन सा चूज करूं और आगे बढ़ूं।
ठीक है, अब सर मुझे कौन सा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए? तो वैसे तो आप किसी से भी करो, आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आप किसी से भी करो, आपका आंसर मैच हो ही जाएगा। बट इन जनरल उस रो को या उस कॉलम को सेलेक्ट करके एक्सपेंड करना स्टार्ट करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। क्या कहा मैंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस जिस रो में या कॉलम में ज्यादा दिखाई दें उससे एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी आप किसी से भी करो आंसर तो सेम आने वाला है। और इन केस अगर किसी में मैक्सिमम जीरोस है ही नहीं मान लो, तो फिर यू कैन सेलेक्ट एनी रो एनी कॉलम। जनरली हम स्टार्ट करते हैं तो रो 1 से ही स्टार्ट करते हैं और उसी से खत्म कर देते हैं। मतलब रो 1 से हमने स्टार्ट किया तो रो 1 से ही हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके 2-3 तरीकों से अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे। फिर जब एक्सरसाइज आएगी तो एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो किसी को रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे, किसी को रो 2 से कर देंगे, किसी को कॉलम 1 से कर देंगे, किसी को अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। प्रैक्टिस जितनी आप करो उतनी कम है। ठीक है, सो अभी रो 1 से सिखाना स्टार्ट करें। तो लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि साहब मुझे तो रो 1 से एक्सपेंड करना स्टार्ट करना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो मुझे रो 1 के 3 एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं, बोलो बोलो। रो 1 के 3 एलिमेंट्स बोलो। A11, दूसरा A12, तीसरा A13। तीनों एलिमेंट्स लिख डाले मैंने, लिख डाले। अब क्या करना है इनके साथ, सुनना ध्यान से। पहला एलिमेंट क्या है रो 1 का, बोलते जाओ A11। पहला एलिमेंट क्या है? इस पहले एलिमेंट से रेलेवेंट रो एंड कॉलम को अवॉइड करो। पहला एलिमेंट क्या है? A11। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अवॉइड करो। ऐसे काटना नहीं है, अवॉइड करना है। अभी सिखाने के लिए मैंने काट दिया, एग्जाम में काटना नहीं है, अवॉइड करना है। अवॉइड करना मतलब छुपा दो, छुपा दिया। उसको छुपाने के बाद क्या बचा, बोलो। एक 2x2 की मैट्रिक्स। क्या 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको? अभी अभी सीखा है कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, दैट्स इट। बोलो क्या करूंगा मैं, A22 मल्टीप्लाइड बाय A22 मल्टीप्लाइड बाय A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाय A23। ऐसे ही निकालोगे, यस और नो? ऐसे निकालोगे, ओके। पहले एलिमेंट का काम हुआ खत्म। अब दूसरा एलिमेंट बताओ क्या है? A12। तो A12 जहां भी दिख रहा है उससे रेलेवेंट रो एंड कॉलम को करो अवॉइड, कर दिया। तो अभी भी एक 2x2 की मैट्रिक्स तो नजर आ ही रही है, A21, A23, A31, A33। तो उस 2x2 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है जिस तरीके से हमने सीखा है। कैसे? A21 मल्टीप्लाइड, हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ये फिक्स कर दो। जो 4 एलिमेंट्स बच गए उसमें से स्टार्ट कहां से करना है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, और डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, वेरी इजी। जब डायगोनली गया तो मल्टीप्लाई, जब हॉरिजॉन्टली गया तो माइनस, एंड देन अगेन जब डायगोनली गया तो अगेन मल्टीप्लाई। बोलो क्या फॉर्मूला बना? A21 मल्टीप्लाइड A33 माइनस, आगे क्या था ये? A31 मल्टीप्लाइड A23। यहां तक डन। तो दूसरे एलिमेंट का भी काम तमाम। अब तीसरा और फाइनल एलिमेंट क्या है मेरे पास, बोलो। A13। तो A13 से रिलेटेड या रेलेवेंट आपको रो एंड कॉलम को अवॉइड करना है। तो अगेन एक 2x2 की मैट्रिक्स बच गई। स्टार्ट कहां से करूंगा, कौन सा एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा? देखो जब पहला एलिमेंट चल रहा था तो मैंने A22 से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी आखिरी एलिमेंट पे आते आते स्टार्ट किससे करना है? A21। क्योंकि जब पहला एलिमेंट बच रहा काटा था तब टॉप लेफ्ट कॉर्नर में A22 था, लेकिन अभी आखिरी एलिमेंट के हिसाब से टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे A21 है। तो स्टार्ट कहां से होगा? दिस। ओके, सो क्या लिखेंगे, टेल मी, बोलो। A21 मल्टीप्लाई, A21 मल्टीप्लाई, डॉट लगा देता हूं, A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई, या डॉट लगा देंगे, A22 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक कोई इश्यूज, कोई डाउट हो तो पूछो, तो आगे की कहानी बताएं, अभी काम बाकी है। ये जो मैं कैलकुलेशन करूंगा ये तो 3 नंबर होंगे। पहले एलिमेंट के हिसाब से एक वैल्यू मिलेगी, दूसरे एलिमेंट के हिसाब से एक वैल्यू मिलेगी, तीसरे एलिमेंट के हिसाब से भी एक वैल्यू मिलेगी, पर डिटरमिनेंट तो एक ही होता है ना। तो इनके साथ अभी कुछ प्रोसेसिंग करनी बाकी है। ठीक है, देखो भाई, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट ए रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इससे। तो 3 नंबर मिल गए ना। अब इनके साथ क्या करना है? इनके साथ अब इनका पहले साइन डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? साइन। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे?
इन एलिमेंट्स की मदद से इनका साइन डिसाइड होगा। कैसे? इनकी पोजीशन देखकर, इनकी पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 + 1 क्या होता है? सम ऑफ पोजीशंस करो, 1 + 1 क्या होता है 2। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन क्या है बोलो? 1 2, तो सम ऑफ पोजीशंस अगेन करो 1 + 2। इसकी पोजीशन क्या है 1 3, तो सम ऑफ पोजीशंस अगेन करो 1 + 3। तो इसकी पोजीशन का सम क्या आ रहा था 2, इसकी पोजीशन का सम क्या आ रहा था 3, इसकी पोजीशन का सम क्या आ रहा था 4। तो सम ऑफ पोजीशन या तो इवन होगा या ऑड होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। जब जब इवन आए, जब जब इवन आए तो उसका साइन है प्लस, और जब जब ऑड आए उसका साइन है माइनस। समझे? जब जब इवन आया उसका साइन है प्लस, जब जब ऑड आया उसका साइन है माइनस। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस से स्टार्ट हो। मान लो आपने रो 2 से एक्सपेंड किया होता तो पहला एलिमेंट 8 2 1 होता, तो स्टार्टिंग ऑड से होती, फिर इवन आता। हाँ, ये जरूर फिक्स है कि अल्टरनेट चलेंगे, ऑड से स्टार्ट किया तो ऑड इवन ऑड, इवन से स्टार्ट किया तो इवन ऑड इवन। कभी भी दो दो अपोजिशन लगातार नहीं चल सकती। सोच के देखो, आप किसी भी 3 की मैट्रिक्स देखो, 1 1 इवन पोजीशन, 1 2 ऑड पोजीशन, 1 3 अगेन इवन, उसके बाद इधर आओ ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसी तो चलती है मैट्रिक्स। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको अल्टरनेट फॉर्म में पोजीशंस नजर आएंगी। तो स्टार्ट जहां से करो, बस उसके बाद एक पहला डिसाइड कर लो, अच्छा पहला प्लस है तो अगले माइनस प्लस, पहला माइनस है तो अगले प्लस माइनस, फिक्स है। ओके, अब क्या करें? जोड़ दो और उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसको इसमें माइनस कर दो, उसको इसमें से जोड़ दो, तो इधर से अब एक सिंगल वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? बोलो, वो सिंगल वैल्यू ही इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है। बोलो, तरीका समझ आया? समझ आया अच्छे से? ओके, अब जब अपन इसको नोट्स में अभी नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये तो मैंने डायरेक्ट भाई करना तो एक्चुअली यही है प्लस माइनस प्लस, लेकिन जब नोट्स में नोट डाउन करेंगे और जो तरीका बताया गया है उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो इवन पोजीशंस वाले नंबर्स हैं, जो इवन पोजीशंस वाले नंबर्स हैं उनको तो 1 से मल्टीप्लाई करो, और जो ऑड पोजीशन वाले नंबर है उनको -1 से मल्टीप्लाई करो। तो बात तो वही हो गई, मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया करना क्या है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अपन ये 1 -1 से मल्टीप्लाई करने को ना बैठेंगे, डायरेक्ट प्लस माइनस साइन लगाएंगे। लेकिन अभी कुछ एक स्टार्टिंग क्वेश्चन की बात मान लेते हैं। बेसिक प्रोसेस यही है कि जो इवन पोजीशन वाले हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, और जो ऑड पोजीशन वाले हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करें -1 से। अब बच्चों देखो, पहले एलिमेंट के हिसाब से ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, दूसरे एलिमेंट के हिसाब से ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, तीसरे एलिमेंट के हिसाब से ये कोई वैल्यू है, ये कोई, इनके भी नाम हैं जो अभी तीसरी चौथी पांचवी एक्सरसाइज में सीखने बाकी हैं। इसको भी कुछ कहते हैं, इसको भी कुछ कहते हैं, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। अभी अपन पहली एक्सरसाइज में बस डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं। इनके डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस के अंदर जो हुआ उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। क्या करना है, इसको से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। अब जब मैंने 1 और -1 से मल्टीप्लाई ही कर दिया तब तो मैं हर जगह प्लस का ही साइन लगाऊंगा ना, क्योंकि साइन तो 1 और इंटू -1 से उसको मिल चुका है। तो जब आपने -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे भी अपन मैट्रिक्स सीख रहे थे a - b कर दिया, तो अगर आपने b का नेगेटिव कर दिया तो अब तो उधर साइन प्लस ही लगाओगे ना, तो उसी तरीके से इधर साइन क्या लग जाएगा प्लस। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया हमारा 3/3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालने का। समझे? नोट डाउन करें। ओके, अभी रो 1 के अलोंग एक्सपेंड हुआ है, 6 तरीके हैं, एक ही तरीके से इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। बाकी 5 तरीकों से भी निकालने की कोशिश करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है और यही डिटरमिनेंट की यूनिकनेस को साबित करती है। ये कोई ऐसे एमआई कोई गेम नहीं है जो खेल रहे हैं, ठीक है? आप रो 2 से निकालोगे ना तो भी वही सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है? चलो आ जाइए। सो कहां तक लिख दिया था अपन ने? देन वी कैन फाइंड determinant A by expanding along any one row or column of the square matrix A. We can find determinant A by expanding along any one row or column ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी एक रो और कॉलम को पकड़ के अपन स्टार्ट कर सकते हैं। और कौन इन जनरल नोट डाल के लिखो किससे स्टार्ट करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। अब आप खुद सोचो, दिमागदार बच्चे हो, 3 एलिमेंट उठाए थे हमने, मान लो उसमें से 2 एलिमेंट 0 होते
तो 2 की कैलकुलेशन करनी होती क्या, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही मिलेगा, तो आगे उसकी 2 बाय, जैसे मैंने इसको छुपाया इसको छुपाया, ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट जो भी मिला उसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो इसी एलिमेंट से करूंगा फाइनली जाके। अब वो अगर जीरो हो, तो ये डिटरमिनेंट भी 2/2 के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, जो भी आएगा मुझे क्या मतलब, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही तो बनना है। समझ गए, क्लियर है? तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वाले रो को या कॉलम को सेलेक्ट करने का ये फायदा है कि जितने एलिमेंट जीरो है उसकी तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी, हो तो जीरो ही है, बाकी जो बच गए उसी की करनी है, ठीक है। सो नोट डाल के लिखो, इन जनरल वी शुड सेलेक्ट दैट रो और कॉलम, इन जनरल we should select that row or column for expansion, that row or column for expansion के लिए वो रो या कॉलम को सेलेक्ट करो which contains the maximum number of zeros, which contains the maximum number of zeros। हो गया? अब 6 तरीके हैं, सारे थोड़ा लिखने बैठेंगे, तो एक आध तरीका लिख देते हैं, बाकी फिर आपकी प्रैक्टिस है। तो सबसे पहला तरीका जो कि मैंने आपको सिखाया, सबसे बेसिक तरीका, एक्सपेंशन अलोंग R1 या रो 1, देखो एक्सपेंशन अलोंग R1 या रो 1, द फर्स्ट तरीका। एक्सपेंशन अलोंग R1 या रो 1, ठीक है। देखो पहला एलिमेंट A11 क्योंकि इवन पोजीशन थी तो 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा एलिमेंट A12 क्योंकि ऑड पोजीशन थी -1 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा एलिमेंट A13 अगेन ऑड इवन पोजीशन थी तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद उसको छुपाया, छुपा के जो चीज अंदर आई अभी मैंने रफली करके बताया था तो भी यही निकल के आया था, करो नोट डाउन। और फिर इन सबको ऐड कर देना है इन द लास्ट, इनको क्या करना है, ऐड कर। अब कहने को तो ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूले की एक खास बात है कि उसको रटा जाता है, बट क्या हम इसको रटने बैठेंगे, बिल्कुल नो, क्योंकि ये हम प्रोसेस सीखेंगे, दैट्स इट, वी विल ओनली लर्न द प्रोसेस, वी विल नॉट लर्न द फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने की प्रोसेस सीखी ना अभी हमने, तो वो प्रोसेस सीख के रो 1 हो रो 2 हम खुद अपना फॉर्मूला हर बार नया बना सकते हैं, ठीक है। जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको 10th में सिखाया गया था तभी भी मैंने आपको इस टाइप का फॉर्मूला था जो रटवाया नहीं था, बोला था प्रोसेस सीखो, एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यूस हियर, ठीक है। अब एक्सपेंशन अलोंग R2 मार्क करो, रो 2, एक्सपेंशन अलोंग R2, इसको आप एक बार एक 3x3 की मैट्रिक्स बना के खुद क्रिएट करने की कोशिश करो एंड देन वी विल मैच रफली।
हुआ? मैच कर रहे हैं? अब ईच एंड एवरी एलिमेंट अलोंग विद देयर साइंस आप मैच। ओके, सो एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1 का काम खत्म हुआ सबने। चलो फटाफट से मैट्रिक्स पे चलते हैं और उसके बाद फिर एक लास्ट चीज और सीखनी है, देन वी विल एंड अप टुडेस क्लास। हाँ जी, सो मैट्रिक्स पे आ जाइए। कॉलम 1 के अलोंग हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, लेट्स सी। So this was the given matrix and this will be my column 1, oh sorry, this will be my column 1। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट उठाएं। सबसे पहले A11, तो कॉलम 1 में भी पहले किससे स्टार्टिंग होगी, E1 से स्टार्टिंग होगी। सो A11 का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी 1 into A11 हो जाएगा। और ये गया, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये बचता है, क्या हो जाएगा, A22 मल्टीप्लाइड A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड A23, यही लिखा है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा, A21 का ऑड, तो क्या करूंगा मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई A21 और फिर ये गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये बचता है, तो A12 मल्टीप्लाइड A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड A13। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा, E1 है तो पॉजिटिव यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको A31 को, और फिर इसको छुपाएंगे, इस रेलेवेंट रो एंड कॉलम को छुपाएंगे, तो ये गया, अगेन एक 2x2 मैट्रिक्स इज लेफ्ट आउट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये बचता है, डायगोनल हॉरिजॉन्टल डायगोनल। ठीक है, तो जो फाइनल एलिमेंट्स हमको मिले होंगे, ये आपको ये वाले एलिमेंट्स मिले होंगे, आप चेक कर लो आर दे करेक्ट और नॉट। हर एक एलिमेंट का साइन भी चेक करना है कि हमने साइन भी करेक्ट बना पाए कि नहीं बना पाए, क्योंकि एक प्लस माइनस साइन का भी अगर डिफरेंस हो गया तो आपके आंसर में मिसमैच आ सकता है ना, और आएगा ही। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स आप चेक करें, बिल्कुल एक एक 1 to 1 एलिमेंट्स अलोंग विद देयर प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेशंस है सब करेक्ट मैंने लगाए कि नहीं लगाए, लगा दिए, चेक कर लो 1 to 1। सर अब 3 तरीका मैंने बताए, या हमने यूं कहा, हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं 3 तरीकों से जो भी फॉर्मूला बनेगा, 6 तरीके हैं टोटल, वो आपको घर से नोट डाउन करके आना है, उतना स्पेस आप छोड़ दो। अभी 3 तरीकों के लिए जितना स्पेस लगा उतना ही स्पेस अगले 3 तरीकों के लिए लगेगा, उतना स्पेस आप छोड़ दो, दैट इज योर होमवर्क पार्ट। और अब एक लास्ट चीज और सीखनी है बिफोर मूविंग टू द एक्सरसाइज। ठीक है, उतना ही स्पेस छोड़ देंगे। सो एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 2, कॉलम 3, रो 2, रो 3, जो भी बच गया वो आपको घर से करना है। ठीक है, हाँ जी, अब एक नोट डाल लें इंपॉर्टेंट, there's one important note, पहले लिख लो इस नोट को। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ A and B are square matrices of order n, अगर A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं किसी भी ऑर्डर की, ऑर्डर 1 की, ऑर्डर 2 की या ऑर्डर 3 की, ओके, सच दैट A इक्वल टू KB, मतलब A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके पाया जाता है। मतलब A मैट्रिक्स कैसे प्राप्त होती है, B मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्राप्त होती है। तो इन दोनों मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट में कुछ इस तरीके का रिलेशन जो है शेयर किया जाता है। अब अभी समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, तो इसको इजी वे में समझते हैं। इजी वे में समझे, बोलो। देखो सपोज करो, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं ABCD, फाइन, ओके। अब अगर मान लो ये मैट्रिक्स A, तो इस मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई डिटरमिनेंट भी बना होगा, वैल्यू वाइज बन गया। अब मैंने कहा साहब इस मैट्रिक्स को आप स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इन मतलब ऑब्वियस बात है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना। सो k विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस बाय दिस बाय दिस एंड बाय दिस, चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या केवल एक से होगा, चारों से होगा। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये k चारों तरफ, चारों एलिमेंट्स में अंदर एंट्री ले चुका होगा, बोलो।
तो जो पहले k से मल्टीप्लाई करने से पहले जो डिटरमिनेंट वैल्यू मिली होगी और k से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट वैल्यू मिली होगी उसमें क्या डिफरेंस रहा होगा, चेक करो। k से बाद मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ka इंटू के डी होगा, जो कि k स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ka इंटू के डी करेंगे, ka इंटू के डी तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर ad, और फिर kc इंटू के बी करेंगे, kc इंटू के बी करेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर bc या cb, फिर इसको माइनस करेंगे तो k स्क्वायर कॉमन आ गया, और k स्क्वायर कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचा ad माइनस bc। अगर मैं k से मल्टीप्लाई नहीं करता तो भी तो अंदर ad माइनस bc होता नहीं होता, तो ओवरऑल डिटरमिनेंट k से मल्टीप्लाई ना होके k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। कहने का मतलब यह है कि मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिटरमिनेंट k से मल्टीप्लाई नहीं होगा, k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा अगर ऑर्डर 2 है तो, और ऑर्डर 3 है तो k क्यूब से होगा, ऑर्डर 4 है तो k टू द पावर 4 से होगा, यानी k टू द पावर n से होगा, जहां पे n ऑर्डर है ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। याद हुआ? प्रैक्टिकली करके देख लिया ना? कुछ ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ में आई हो, बोलो। अगर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलरली मल्टीप्लाई कर दें किसी के नाम के स्केलर से, then the determinant will get multiplied by k to the power n, where n is the order of the given square matrix। इजी शब्दों में समझ में आया? अब उधर थोड़ी सी टिपिकल शब्दों में लिखा हुआ है, मैं मानता हूं, बट देखो उसको भी समझेंगे, समझ में आ जाएगा। आपकी बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये क्या कहता है, दो मैट्रिसेस है, एक तो पहले बी मैट्रिक्स तो वो है जो k से मल्टीप्लाई करने से पहले वाली मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स वो है जो k से मल्टीप्लाई करके बाद में मिली मुझे, समझ गए? बी तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2, उसको k से मल्टीप्लाई करके a मिलती है, तो दो मैट्रिसेस हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई k से मल्टीप्लाई करने से पहले वाली मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हो गई k से मल्टीप्लाई करने के बाद वाली मैट्रिक्स। अब जब आप k से मल्टीप्लाई करने वाली बाद वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो डिटरमिनेंट k से मल्टीप्लाई करने से पहले वाली मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का k टू द पावर n टाइम्स हो जाएगा, जहां पे n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जहां पे n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जो पहले वाली मैट्रिक्स b थी ना बेटा, उसका डिटरमिनेंट को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मेरे को नया डिटरमिनेंट मिला नहीं मिला, अभी मैंने प्रूव करके बताया। ठीक है, सो ये ऐसे समझो, b मैट्रिक्स तो k से मल्टीप्लाई करने से पहले वाली मैट्रिक्स है, तो b डिटरमिनेंट k से मल्टीप्लाई करने वाले पहले वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, a मैट्रिक्स जो k से मल्टीप्लाई करके बाद वाली मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट, बाद वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इन दोनों मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लाई करने से पहले वाली मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई करने के बाद वाली मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट में क्या कनेक्शन होगा, इनका डिटरमिनेंट कितना मल्टीपल बन जाएगा वो सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे बचपन में अपन जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद हमने ऐसे क्वेश्चन सीखे थे, लेंथ का दुगना करते हैं, ब्रेड्थ का 4 गुना करते हैं तो एरिया कितना गुना हो गया, ऐसे सवाल सीखते थे ना, तभी डिटरमिनेंट बनाना सीखा। तो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना मल्टीपल हो गया वो सीख। तो नया डिटरमिनेंट है वो पिछले डिटरमिनेंट का k टू द पावर n टाइम्स बनने वाला है, जहां पे n जो है ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 है तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ऑर्डर 3 है तो k क्यूब से मल्टीप्लाई। समझ गए? तो ट्रू फॉल्स में एक स्टेटमेंट बनता है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय k, इट्स डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय k। फॉल्स हो गया, its determinant is not multiplied by k, it is multiplied by k to the power n। done। so exercise 1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे हमने कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 2 का ये तो बात देखेंगे, ये तो कटी गया प्रॉपर्टीज तो ठीक है। सो एक्सरसाइज को हम कल से स्टार्ट करेंगे नो डाउट, बट जब तक अपन एक आध क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तब तक वो फील नहीं मिलेगा। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास 2 मिनट में एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, एक आध क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही कर लेते हैं। ठीक है, 2x2 डिटरमिनेंट के क्वेश्चन होंगे शुरुआत में। ठीक है, जल्दी से आप रफली चाहे से सॉल्व कर लो, क्विकली कम टू द एक्सरसाइज, तो फील नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें अभी आपको लिखवा चुका हूं मैं, जो भी आपकी बुक में, आपकी बुक से कोई भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नोट्स में छुड़वा दिया जाए, हर चीज लिखवाई जाएगी कहीं ना कहीं। तो अब हो सकता है ऑर्डर अलग हो जाए, आपकी बुक में सीक्वेंस कुछ और है, मैंने किसी और सीक्वेंस से लिखा है, मेरे हिसाब से लिखा जल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब देखो उसने क्या कहा, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट to find the value, वैल्यू लिखा हुआ है ना इसमें, देखो वैल्यूएट। तो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1 एंड 2 में जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालो तो देखो ऑलरेडी ब्रेसेस कैसे लगे हुए हैं, डिटरमिनेंट वाले ब्रेसेस लगे हुए हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ऐसे ब्रेसेस बने हुए आ जाए, तो ये अब डिटरमिनेंट नहीं है, ये तो मैट्रिक्स है। तो फिर सवाल क्या बनेगा, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो बात तो कुल मिला के वही है, लेकिन आपको फिर भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने। सो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलो। दिस तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/2 में तो सोचना ही नहीं है ना, 2 इंटू -1 और इधर -5 इंटू 4 और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन। अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं तो बिल्कुल ब्रैकेट्स लगा के और अच्छे से प्रेजेंट कर करके चलेंगे। फिर थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो ये इतनी सा काम तो अपन ओरली कर देंगे, ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इक्वल टू डायरेक्ट इसका जो भी डिटरमिनेंट है लिख देंगे। सो 2 इंटू -1 इज -2 माइनस -2 हो गया, -5 इंटू 4 इज -20। सो क्या बनाइए, -2 + 20 दैट मीन्स 18। आंसर मैच करो तो 18। हाँ एक चीज बताना भूल गया, अभी याद आई है, एक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकलता है जरूरी नहीं है कि वो उसका कोई एलिमेंट हो, बिल्कुल जरूरी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। अपन एग्जांपल रियल लाइफ से करने के लिए, जैसे मैंने कहा क्लास का एक मॉनिटर, ऑब्वियस बात है क्लास का मॉनिटर क्लास के बच्चों में से एक होता है, कोई तीसरी क्लास का बच्चा थोड़ा ना होता है। तो अपन को कनेक्ट तो करना है, लेकिन डिफरेंस थोड़े बहुत तो रहेंगे रियल लाइफ से। तो जो अपन डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे that necessarily will be available in the matrix, it is not true। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2 के निकालना, 2/2 के अगेन निकाल पाओ तो बताओ क्या होगा। cos थीटा इंटू cos थीटा, अंदर एंट्रीज जो है अपने को कैसी मिलती हैं, फंक्शंस भी तो मिलती हैं। सो cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। तो सॉल्व करो। तो cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड देखो बेटा, लिख रहा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 पहला एलिमेंट, that will be multiplied by x plus 1 diagonally and then x plus 1 multiplied by x minus 1 and then बीच में माइनस का साइन। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, x प्लस 1 एंड देन फिर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, x माइनस 1 एंड इसमें से आपको ये वैल्यू को करना है माइनस। कर दो फटाफट, 1 to 1 मल्टीप्लाई करो जल्दी से। x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर माइनस x इंटू x माइनस x स्क्वायर माइनस x 1 जा माइनस x 1 इंटू x इज 1 और आगे तो माइनस भी लगा दो तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज x स्क्वायर माइनस 1। पहले इसके अंदर का पार्ट सॉल्व करो। सो यू कैन सी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, माइनस x प्लस x कट गया, तो अंदर के पार्ट में बचता है x क्यूब प्लस 1 और आगे चलते हैं माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, सही है क्या। सो इट इज, तो फर्दर सॉल्व करें तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो गलत है, बोलो क्या आंसर मैच करो। डन, काफी है। तो डिटरमिनेंट इंट्रोड्यूस हो गया है एंड कुछ इक्वेशन ताकि वो प्रैक्टिस वाली फील मिल जाए, बाकी अब एडवांस क्वेश्चन जो डिटेल क्वेश्चन है वो कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।